हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया हैं। वेलकम टू पूसा क्लासेस। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। आज हम अपना चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। भारी भरकम इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर करने के बाद अब ये थोड़ा सा लाइट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हल्का चैप्टर है, मजा आएगा आप लोगों को करने में। और बहुत छोटा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ये वाला चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका, साथ में आपके इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये चैप्टर आराम से आपका 8 से 9 नंबर का आता है एग्जाम के अंदर। तो ये दोनों चैप्टर ना साथ साथ किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल टीएस ग्रेवाल से करवा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पर डीके गोयल से करना है इस चैप्टर को। डीके गोयल में बहुत अच्छा दिया है। जब एक बार टीएस वाली वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगी हमारी, उसके बाद मैं डीके गोयल वाली वीडियोस भी डालूंगा ऐप पर ही, इसी यूनिट में ही। जिन बच्चों ने पेन ड्राइव ली होंगी प्लीज ऐप पर आकर के देख लेना ये वीडियोस को। सो लेट स्टार्ट, समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। आसान सा, अच्छा सा, प्यारा सा चैप्टर है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप इसके अंदर जो करना है, जो हमने सीखना है, वो हम सीख चुके हैं। कहां पर वो हम सीख चुके हैं? यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में। चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो क्या समझा जाए, डिबेंचर होता क्या है। अब बहुत बच्चों को पता है कि डिबेंचर होता क्या है, स्टिल एक बार समझ लेते हैं डिबेंचर क्या चीज होती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिबेंचर्स। अब यहाँ पर एक बार ना बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर, वर्टिकल वाली बना ले, कोई भी बना लो, चलो टी शेप बना लेते हैं हम लोग। ठीक, एक बैलेंस शीट मैंने ये बना ली, और एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हमें। उसके लिए मैं पेज को यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। लेट्स सी, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास लायबिलिटीज, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर अमाउंट। फिर इधर लायबिलिटीज, ये दूसरी बैलेंस शीट है, यहाँ पर अमाउंट, फिर एसेट्स, और फिर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट। तो दोनों बैलेंस शीट हैं। एक बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की जिसके डिबेंचर्स खरीदे जाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं जो खरीद रहा है इन्वेस्टर की। तो यहाँ पर हम लोग ये ले लेते हैं इन्वेस्टर की बैलेंस शीट, जो पैसा लगा रहा है। और एक हम बना लेते हैं यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट। मैं डिबेंचर वर्ड बीच में से हटा रहा हूँ एक बार। हम लोग समझ रहे हैं कि डिबेंचर होता क्या है। अब देखो यहाँ पर, कंपनी को लेना है मार्केट में जाकर के लोन। डिबेंचर इज बेसिकली नथिंग बट लोन, बोरोइंग कहते हैं हम इसको। अब कंपनी लेना चाहती है, यहाँ पर कंपनी रेज करना चाहती है पैसे। कितने पैसे रेज करना चाहती है कंपनी? यहाँ पे कहती है भाई मेरे को चाहिए 1500 करोड़, 1500 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी बैंक के पास जाती है, बैंक कहता है भैया माफ करो, बैंक हाथ जोड़ देता है। बैंक कहता है 1500 करोड़ ना है देने को, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माना बैंक है, माना हमारे पास खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन 1500 करोड़ नहीं है देने को। बैंक माफी मांग लेता है। अब कंपनी मार्केट में दर 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 भटक रही होती है। अब भटक रही है कंपनी, तो कंपनी को कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तभी एक किसी कंपनी ने या किसी इंसान ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, आपको 1500 करोड़ रुपए रेज करने हैं ना, तो जैसे आप शेयर्स के थ्रू रेज करते हो, शेयर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लोग कंपनीज जो हैं शेयर होल्डर्स ढूंढती है मार्केट में, और शेयर होल्डर से पैसा रेज किया जाता है। तो उन्होंने कहा 1500 करोड़ बाय द वे ऑफ लोन। अब आपको बाय द वे ऑफ लोन चाहिए, बाय द वे ऑफ लोन, लोन की तरह चाहिए ना। एक काम करो, ये मार्केट है बहुत बड़ी, ये मार्केट है यहाँ पर, इस मार्केट में जाओ, इस मार्केट में जाकर लोगों को अपनी स्कीम बताओ। तो एक कंपनी आती है मार्केट में आकर के कहती है कि भाई हमें 1500 करोड़ रुपए रेस करने हैं। तो यहाँ पर लोग खुश हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप मालिक बनाओगे हमें, शेयर होल्डर बनाओगे हमें। तो कंपनी कहती है नहीं, इस बार हम लोन की तरह दे रहे हैं। जैसे अगर लोन के ऊपर क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। सपोज मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ 10% डिबेंचर। तो लोगों ने कहा हमें क्या मिलेगा? इन्होंने कहा यदि आप हमारा डिबेंचर खरीदोगे तो आपको 10% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। तो यहां पर लोग, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, इनको हम लोग कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ये बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती और ये बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स बोले तो सिंगल सिंगल हमारे जैसे इन्वेस्टर्स। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स हैं छोटे छोटे, बैंक्स के भी होते हैं, अपनी अपनी कंपनीज के भी होते हैं। यहाँ पे फिर LIC, और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, FPIs होते हैं, फॉरेन इसकी होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फिर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे होते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर हमारे पास यहाँ पर DII होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर ये 2-3 लोग और होते हैं। इन लोगों को यदि ये स्कीम समझ में आती है कि भाई हमें अगर पैसा लगाना है यहाँ पर 10% फिक्स रिटर्न मिलेगा, चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को, भाई डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लोन के ऊपर तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा।
आप भी आज यहाँ पर एसबीआई से लोन लेकर के आओ जरा, और फिर बोलना कि एसबीआई मेरे को ना लॉस हो गया, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा या मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा। एसबीआई आज आपके कपड़े भी बेच के इंटरेस्ट निकलवा लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमेशा इन लोगों को एक चीज की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किस चीज की है? कि भाई हमारा पैसा भी वापस आएगा और पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी वापस आएगा। कंपनी ये नहीं कह सकती कल को कि हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे। बट शेयर्स के केस में बोला जा सकता था वहां पर क्या, कि सिंस हम लोगों को लॉस हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस बार आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ये LIC हैं, FPIs हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, ये सारे मिलकर 1500 करोड़ रुपए रेज करने में कंपनी की हेल्प करते हैं। तो ये कैसे हेल्प करते हैं? यहाँ पर कंपनी कहती है 1500 करोड़ रुपए सीधा सीधा मैं मार्केट में नहीं डाल रही। मैं कैसे डाल रही हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ पर छोटे छोटे डिबेंचर्स डालूंगी मार्केट में। जिसको भी हमारी कंपनी के लोन में हेल्प करनी है वो हमारी कंपनी का डिबेंचर खरीद लो। जब आप डिबेंचर खरीदोगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। भाई आपकी तो इन्वेस्टमेंट है, तो जो आपकी बैलेंस शीट है यहाँ पर इन्वेस्टर वाली, यहाँ पर आप एसेट्स में लिखोगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को शॉर्ट में हम लोग डेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, सपोज आपने कितने डिबेंचर लिए, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने लिए यहाँ पर 100 डिबेंचर्स और एक डिबेंचर था सपोज यहाँ पर 50 रुपए का, ₹50। तो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी कितने की? 5000 रुपए की। तो ये डिबेंचर का क्या है यहाँ पर? प्राइस है। ये इशू प्राइस है। यहाँ पर भी 3 प्राइस होंगे। हमारे पास क्या क्या प्राइस हो सकते हैं यहाँ पर? फेस वैल्यू होती है, जितने का वो डिबेंचर एक्चुअली में है कंपनी की बुक्स में। फिर हमारे पास इशू प्राइस होता है। इशू प्राइस क्या होता है? अगर 5 रुपए का डिबेंचर है या 10 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी कहती है नहीं नहीं मेरे डिबेंचर की मार्केट में बहुत वैल्यू है, बहुत औकात है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं महंगे में दूंगी ये डिबेंचर। मैं 5 रुपए वाला डिबेंचर 6 रुपए में दूंगी, 10 रुपए वाला डिबेंचर 15 में दूंगी। तो कंपनी यहाँ पर प्रीमियम चार्ज करेगी। जैसे शेयर्स में होता था ना सिक्योरिटी प्रीमियम, इशूड एट अ प्रीमियम, तो यहाँ पर भी प्रीमियम चार्ज किया जाता है। देन हमारे पास कंपनी अपनी बुक्स में कैसे दिखाएगी इसको? कंपनी यहाँ पर अपनी बुक्स में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, कंपनी यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज का एक हेड होगा, उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कंपनी इसको दिखाएगी। तो यहाँ पर सपोज कंपनी ने, ये तो हमारी है, ये तो हमारी है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स की होगी। तो सारे इन्वेस्टर्स की बैलेंस शीट में एसेट में टोटल हो जाएगा 1500 करोड़, और यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1500 करोड़ CR। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज अलग है और शेयर से, भाई एक फंडामेंटल डिफरेंस तो हम लोगों को पता लग गया कि यहाँ पर डिबेंचर के अंदर एक तो फिक्स रेट होता है, और हम लोगों को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कंपनी ने इंटरेस्ट देना ही देना और हमारा पैसा वापस आना ही आना है। बट शेयर्स के केस में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। शेयर्स के केस में क्या प्रॉब्लम थी? शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होते थे। अगर आज आपने कंपनी से शेयर्स खरीद लिए तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट में किसी ना किसी दूसरे इंसान को बेचते थे शेयर को। आप कभी भी ऐसा नहीं होता था आप कंपनी को बोलोगे भाई मेरे को ये शेयर और नहीं रखना, अब ये शेयर वापस पकड़ो और मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, और इंडिया में जनरली ऐसा नहीं होता, वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता। कंपनीज वाइंड अप, जितनी भी बड़ी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, बहुत ही कम वाइंड अप होती हैं। तो यहाँ पर वाइंड अप होनी नहीं है कंपनी। जब तक कंपनी चलेगी तब तक आपका पैसा कंपनी में पड़ा रहेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलता रहेगा। जिस दिन आपको लगेगा आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई, अब बेच देता हूँ इसे, तो आप किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दोगे मार्केट में, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बट कंपनी वापस नहीं लेती। लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर के केस में पहले ही बताया जाता है कि हम जो ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ये डिबेंचर 5 साल बाद हम लोग वापस ले लेंगे, या ये डिबेंचर हम लोग 6 साल बाद वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, या तो 6 साल तक आप वो डिबेंचर रखो, नहीं तो आप बीच में सेकेंडरी मार्केट में किसी और को भी बेच सकते हो, नहीं तो आप 6 साल बाद कंपनी को वापस करोगे, कंपनी आपको पैसा वापस कर देगी। तो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। इसलिए आपका एक और चैप्टर निकल के आया है इसके अंदर से, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पर अगर होता शेयर्स अगर रिडीमेबल होते तो आपका चैप्टर भी होना चाहिए था रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, बट ऐसा नहीं होता वहां पर, इसलिए हमारा चैप्टर भी नहीं है। तो ऑल थैंक्स टू शेयर्स। शेयर्स को थैंक यू बोलो हाथ जोड़ के कि भाई शुक्र है तू रिडीम नहीं होता, इस वजह से हमें एक चैप्टर कम करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ यहाँ पर, एक और अच्छी चीज बताता हूँ यहाँ पर। एक ना हमारे पास फ्लो होता है, या आप लोग ग्रेजुएशन में आगे जाके पढ़ोगे डेफिनेटली, और आप शायद से बिजनेस स्टडीज में भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किया होगा या मे बी करोगे। एक बार समझते हैं कंपनी का प्रॉफिट कैसे आता है और कैसे कैसे हम लोग डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हैं। समझते हैं ये चीज। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होती है? सेल्स होती है। बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से।
तो हम लोग सबसे पहले करते हैं यहाँ पर सेल्स। सेल्स करने के बाद हम लोग अपनी कॉस्ट माइनस कर लेते हैं, जितने की हमें लागत लगी, जितने का हमारा लागत थी। अगर ये पेन है मेरे हाथ में जिससे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ये पेन अगर 100 रुपए का है और मेरे को इसकी लागत 70 रुपए लगी, तो मैं यहाँ पे ऊपर सेल्स में लिखूंगा 100 और कॉस्ट में यहाँ पे 70 रुपए माइनस कर लूंगा। ये करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ये करने के बाद मेरे पास टर्म आएगी एक, और उस टर्म को यहाँ पर क्या कहते हैं, उस टर्म को यहाँ पर कहते हैं इबीडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर ये कैसा सा नाम है इबीडा? ऑफिस में ऐसा ही बोला जाता है। जब आप जाओगे एमएनसीज में काम करोगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपसे जनरली पूछा जाएगा कि इबीडा कितना है इस कंपनी का, या ईबिट कितना है इस कंपनी का। तो अर्निंग्स, या फिर ई की जगह आप पी भी लिख सकते हो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अब आपके हिसाब से सबसे पहले क्या माइनस किया जाए? क्या हम लोग इंटरेस्ट माइनस करें, या टैक्स माइनस करें, या डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करें? तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करना चाहिए। मैं एक बार यहाँ पे पॉज करके अपना माइक एडजस्ट करता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ना सबसे पहले जो माइनस करना होता है दैट इज हमारा यहाँ पर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो हम लोग डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे। सर डेप्रीसिएशन तो ठीक है, अमोर्टाइजेशन तो आज तक सुना ही नहीं, क्या होता है? सुना होगा डेफिनेटली। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? फिक्स एसेट्स के ऊपर जो कि टैंजिबल होते हैं, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं, उसके ऊपर जो चीज लगती है फॉल इन वैल्यू, उसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है यहाँ पर अमोर्टाइजेशन। इनटैंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं मेरे? इनटैंजिबल एसेट्स मेरे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनके ऊपर अमोर्टाइजेशन लगाया जाता है। तो फिर हम इस एक्सपेंस को माइनस करते हैं। इसको अलग से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये माइनस करने के बाद अपने पास जो चीज निकल के आती है दैट इज नोन एज EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चाहो तो इसको आप लोग कह सकते हो PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पर क्या माइनस किया जाता है? अब यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस करा जाता है। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन डेट। डेट बोले तो लोन, डेट, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जितने भी है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज भी कहा जाता है इसे। तो ये हम लोगों को यहाँ पर लेस करना पड़ता है, और ये लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक फिगर निकल के आती है, और उस फिगर को कहा जाता है, ये वही बात कर रहा हूँ, डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, सबसे पहले ये दिया जाता है, ये याद रखना, डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, और जो सबसे कम रिस्क होता है यहाँ पर हमारे पास मिनिमम रिस्क होता है दैट इज विद द डिबेंचर होल्डर्स। इस वजह से डिबेंचर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो भी कम रहता है। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को एक सेफ्टी रहती है, भाई कोई भी प्रॉफिट आए, प्रॉफिट ना आए, लॉस आए, तीनों केसेस में हम लोगों को तो फिक्स फाइनेंशियल चार्ज की, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ये इंटरेस्ट ऑन डेट, इसकी पेमेंट तो करी ही करी जाएगी इन एनी केस। तो यहाँ पर इन लोगों को बहुत संतुष्टि होती है। यहाँ पर हम लोग अब माइनस करके लिखते हैं। अब क्या बचता है कंपनी के पास? अब जो कंपनी के पास बचता है उसको बोला जाता है EBT या फिर PBT, विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या दिया जाए? अब सरकार आ जाएगी, सरकार कहेगी पहले सारे बाहर वालों के पैसे निपटा लो। आपने अपने लोन वालों के पैसे निपटा लिए, डिबेंचर एक तरीके से वे ऑफ लोन था, आपने उनके पैसे निपटा दिए, आपने उनके पैसे दे दिए। अब एक काम करो, अब हमारे पैसे दे दो जो बनते हैं। तो यहाँ पर कंपनी अपने टैक्सेस पे करेगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे सरकार को। ये सरकार भी बाहर का आउटसाइडर है, तो सरकार को भी पैसे दिए। अब हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या फिर पैट जिसको हम कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां से क्या दें? अब बारी आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लास्ट में आते हैं इक्विटी वाले, कंपनी के रियल ओनर्स को सब कुछ एंड में मिलता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस वाले कहेंगे भाई अगर अभी यहाँ पर ये पैट बच रहा है कुछ, अगर ये पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर क्या दे दो? प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बच ही नहीं रहा या फिर लॉस आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको भी कुछ नहीं दिया जाएगा। तो उनके पास रिस्क कैसा होता है? मॉडरेट होता है, कि उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है अगर प्रॉफिट हो तो, बट अगर प्रॉफिट ना हो तो उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इन तीनों के बारे में अभी बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर पे कर दिया। अब यहाँ पर जो बचता है दैट इज नोन एज EAE ऑफ, बस EAE कहते हैं, PAE नहीं कहते। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी या फिर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, तो अब क्या है? अब ये जो सारा प्रॉफिट बचा ये किसका? ये यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का। वो लोग यहाँ पर इतने खुश हो जाते हैं
कहते हैं भाई अब सारा का सारा जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो हम लोगों को बांटने को मिलेगा, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स नहीं सॉरी शेयर्स, तो यहाँ पर हम इससे डिवाइड कर देंगे और जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट विल बी नोन एज ईपीएस विच इज अर्निंग पर शेयर। अल्टीमेटली हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है अपने ईपीएस को मैक्सिमाइज करना, यानी कि जो कंपनी के रियल ओनर्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेट के साथ लीवरेज करते हैं। वो देखते हैं अगर डेट कम रेट पर अवेलेबल है, यानी कि डिबेंचर्स अगर कम रेट पर हम लोग ले सकते हैं, भाई जो डिबेंचर्स हमें मार्केट में मिल गए सस्ते रेट पर, तो यहाँ पर जो ईपीएस है वो बढ़ जाता है। ये आप लोग ग्रेजुएशन में सारा कुछ पढ़ोगे, इसी के अराउंड आपकी कहानी घूमेगी काफ़ी सारी। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, यहाँ पर हमारे पास 3 लोग थे। पहले थे हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स, सेकंड थे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, थर्ड थे हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन लोगों का रिस्क और रिटर्न बता देता हूं, लो रिस्क लो रिटर्न, रिस्क भी कम है रिटर्न भी कम है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न। ये चीज़ें मैं आपको पहले इशू ऑफ शेयर्स में भी बता चुका हूँ, बट अगर किसी बच्चे ने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नहीं लिया हुआ, सीधा ये वाले चैप्टर से परचेज करा है उसने, मे बी उसको इशू कहीं और से समझ में आ गया, यहाँ से ले रहे हैं हमारे यहाँ से, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दोबारा दोबारा कर रहे हो, आई नो, स्किप भी कर सकते हो जिनको ये चीज़ें पता है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न। कैसे सर, नहीं समझ आया, ऐसे आपने बोल दिया तो मान कैसे लें। मैंने कहा जो डिबेंचर्स मार्केट में मिलते हैं ना, उनके ऊपर फिक्स रिटर्न होता है, जैसे कि 10% डिबेंचर्स। अब यहां पर लो रिस्क कैसे है, भाई इन्वेस्टर को पता है मैं जब 10% डिबेंचर में पैसा लगाऊंगा, आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा इसको पैसे को लगाओ, आप जब 10,000 रुपए डिबेंचर्स में लगाने लगोगे ना, तो आप सोचोगे यार 10,000 रुपए लगाऊंगा यहाँ पर, लूज करने को क्या है, हारने को क्या है, कुछ भी नहीं है। चाहे कंपनी को लॉस हो, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, तीनों केसेस में मेरे को तो 10% मिलना ही मिलना है। ऊपर से 5 साल बाद 6 साल बाद ये डिबेंचर्स कंपनी रिडीम भी कर देगी, तो मेरे को मेरा पैसा भी वापस मिल जाएगा। दैट मीन्स लो रिस्क। सर लो रिटर्न कैसे है, 10% तो बहुत सही रिटर्न है। आगे जरा सुनो कहानी। अगर हम यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमें मिलता 14%, 14% हम लोगों को मिलता है यहाँ पर। तो 14% जब आपको मिल रहा है तो यहाँ पर डिबेंचर्स का रिटर्न क्या हो गया, लो हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या रिस्क होता है, ये कहते हैं अगर प्रॉफिट बचेगा तो हमें सबसे पहले पे किया जाएगा। तो इन लोगों को भगवान से दुआ कर रहे होते हैं कि हे भगवान बस प्रॉफिट बच जाए, कंपनी को प्रॉफिट हो जाए और डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के बाद हमारे लिए पैसा बच जाए। तो अगर बच जाता है तो इनको 14% मिल जाएगा। अगर नहीं बचता, मान लो लॉस का केस है या नहीं बच रहा या कम बच रहा है, तो इनका जो प्रॉफिट रेंज करेगा वो करेगा 0 to 14%। इनको यहाँ पर डिविडेंड इतना मिलेगा, तो इनका मॉडरेट रिस्क है। भाई इनके पास जीतने को है 14% और हारने को है इनके पास 0। हारेंगे तो हद से हद इनको कुछ भी नहीं मिलेगा डिविडेंड। तो 0 से लेकर के 14% तक की विंडो में बैठे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर होल्डर हैं जो कि सबसे सेफ बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं सबसे हाई रिस्क वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनके पास क्या कंडीशन है, भाई साहब अगर प्रॉफिट बचा तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड, सेठ बन के बैठना मस्त आराम से, इतना पैसा होगा इतना पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। बट अगर यहाँ पर लॉस हो जाता है तो हमारा ईपीएस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इनको लॉस भी बेयर करना पड़ता है यहाँ पर। तो इनके पास डर होता है, किसी भी साइड पर जा सकते हैं ये, और इस साइड जाएंगे तो भी एक्सट्रीम में जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो भी एक्सट्रीम में जाएंगे। एक्सट्रीम बोले तो अनगिनत पैसा भी हो सकता है, अनगिनत लॉस भी हो सकता है। सो दैट मीन्स मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। तो यहाँ पर दिस वाज ऑल अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आई होप आपको पता लगा डिबेंचर होता क्या है। अब सर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जगह है, सीधा क्वेश्चंस हैं। सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ इसको, या चलो एंड में एक नई शीट ले लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इशू के अंदर हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं, एग्जैक्टली सेम शेयर्स से आई है यहाँ पर। तो सबसे पहले एंट्री हमारी कैसे आती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वही एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाते हैं, अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाते हैं और कॉल पे पैसा मंगवाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आपका क्वेश्चन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक निपट जाएगा। यहाँ पर कॉल मनी रेज या ड्यू करके पेमेंट रिसीव करने को नहीं बोलेगा, सिंपली कहेगा एप्लीकेशन पे इतना मंगवाया, अलॉटमेंट पे इतना मंगवाया, या फिर कई बार एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मंगवा लेगा। तो जैसे हम लोग शेयर्स में एंट्री करते थे वैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहली एंट्री हमारी ये होगी यहाँ पर। टू टू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इधर हमारे पास ये जर्नल एंट्री हो जाएगी, इधर हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी, क्या लिख रहा हूँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, बिल्कुल ठीक ये चीज। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर सेकंड एंट्री पर आ जाते हैं। सेकंड एंट्री में हम लोग वहां पर क्या करते थे, हम लोग एप्लीकेशन के पैसे को ठिकाने लगाते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगर तो ज़्यादा पैसे आ गए हैं, अगर हमने इशू करे थे 2000 रिसीव हो गए हैं 2500, तो हम लोगों को रिटर्न भी करना पड़ेगा पैसा, या फिर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो डिबेंचर्स में पैसा डालेंगे, 2% डिबेंचर। सर ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज है जो डिबेंचर इंटरेस्ट कैरी कर रहा है, 9% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ एक्सेस पैसा और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। या फिर आप लोग यहाँ पर चाहो तो कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, और अगर कुछ रिटर्न करना है तो हम यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें मांग रहा है क्वेश्चन में, तो हमारी एंट्री हो जाएगी वहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। और हमारी यहाँ पर नरेशन आ जाएगी, नरेशन में आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जैसे वहां करते थे सेम एंट्रीज हैं। सर क्या उतना ही मुश्किल चैप्टर है? नहीं, उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, एंड आई होप आपको वो भी मुश्किल नहीं लगा होगा यदि आपने कॉन्सेप्ट के साथ किया है और प्रैक्टिस के साथ किया है यहाँ पर। चलो, ये हमारे पास यहाँ पर इसकी एंट्रीज आ गई। अब अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है अलॉटमेंट को ड्यू करो, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करो। वो आप सब लोगों को आती है, स्टिल मैं यहाँ पर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर फीचर के केसेस आएंगे, यहाँ पर होते हैं रियल लाइफ में, बट इधर नहीं आएंगे, इस चैप्टर के अंदर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नोट कर लो आप लोग, आई होप आप लोग नोट कर रहे हो इसको अपने रजिस्टर्स में। देन आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। अब हम लोगों को क्या होगा, ये अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये आप सब समझदार हो, आप सबको पता है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। चलो, अल्टीमेटली यही एंट्रीज होती हैं। अगर अलॉटमेंट पे भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे ड्यू वाली एंट्री में। बट समझते हैं डिबेंचर्स के अंदर कुछ और चीज़ें, कुछ और चीज़ें। ये तो हो गई जनरल एंट्रीज, ये सिंपल एंट्रीज थी, ये ऐसी एंट्रीज आएंगी, कुछ नया नहीं है इसमें। अब डिबेंचर इशू कैसे कैसे होता है और रिडीम कैसे कैसे होता है, ये समझते हैं प्लीज़, ये समझते हैं हम लोग, इशू और रिडीम। तो इशू हम डिबेंचर को कैसे कर सकते हैं, एट पार। पार बोले तो जितनी उसकी वैल्यू है, जैसे शेयर्स में करते थे, 100 रुपये का शेयर 100 में इशू करा, 10 रुपये का शेयर 10 पे इशू करा। सेम वे डिबेंचर के अंदर भी इशू कैसे कैसे हो सकता है, पार पे हो सकता है जितनी उसकी फेस वैल्यू है। फिर कैसे हो सकता है, एट प्रीमियम। भाई हम लोग प्रीमियम पे ले रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 रुपये वाला डिबेंचर हम लोग 120 में इशू करेंगे, 20 रुपये हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम चार्ज करेंगे। हम लोग कौन है, कंपनी है यहाँ पे। तो कंपनी कह रही है 20 रुपये तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करना चाहती हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या तरीका है यहाँ पे, एट डिस्काउंट। जी हाँ, यहाँ पे डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे भी मार्केट में इशू किया जा सकता है। शेयर्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, शेयर्स में पहले होता था डिस्काउंट पे शेयर्स इशू होते थे, बट अब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पार पे डिबेंचर इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, और साथ में डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। ये तीन केसेस के अंदर डिबेंचर इशू हो सकता है। तो रिडीम का क्या मतलब है, रिडीम का मतलब है अगर आप अभी यहाँ पर 100 रुपये का डिबेंचर खरीदते हो
तो कंपनी अभी बता देगी कि जब आप डिबेंचर हमें वापस करोगे आज से 5 साल बाद, तो आपको मैं इस डिबेंचर के कितने पैसे दूंगी। भाई हर साल इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, दैट इज अ सेपरेट गेम। बट यहाँ पर कंपनी कह रही है जब रिडीम करूंगी मैं, तब यहाँ पर एट पार, भाई मैं जितने का तुमने मेरे से खरीदा था उतने का ही वापस ले लूंगी, या फिर उस टाइम पर भी मैं प्रीमियम दे सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितने केसेस बनते हैं देखो। पार पे जो इशू हुआ वो रिडीम किस पे हो सकता है, पार पे ही। वो रिडीम किस पे हो सकता है, प्रीमियम पे ही। सेम गोज फॉर यहाँ पर प्रीमियम पे, जो डिबेंचर इशू हुआ था प्रीमियम पे, मे बी वो रिडीम हो जाए पार पर, मे बी वो रिडीम हो जाए यहाँ पर प्रीमियम पर। फिर हमने जो डिस्काउंट पर इशू किया था डिबेंचर, वो भी यहाँ पर क्या हो सकता है, पार पर रिडीम हो सकता है, और यहाँ पर या तो प्रीमियम पर रिडीम हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 केसेस बन करके आ गए हैं। तो ये 6 केसेस के क्वेश्चंस आएंगे जब कंपनी बता देती है कि रिडेम्पशन की जाएगी पार पे या प्रीमियम पे। वैसे तो अगला चैप्टर है रिडेम्पशन, बट इशू के टाइम पे भी हमें रिडेम्पशन की कंडीशंस का कुछ कुछ करना होता है, हम लोग वो क्वेश्चंस में देखेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसी के साथ साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वहां पर। बट अभी के लिए बस ये समझो, 100 रुपए का डिबेंचर या तो 100 रुपए पे ही कंपनी एट पार रिडीम कर देगी, या फिर 110 पे कर देगी। यहाँ पर रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होगा। रिडेम्पशन में 2 ही कंडीशंस हैं, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है, पैसा वापस करना, रिडीम करना। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सीधा अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं अपने। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कहता है आनंद लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोज। 25 रुपए हम लोगों को एप्लीकेशन पे देने हैं, 25 रुपए अलॉटमेंट पे देने हैं, 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। सिंपल है, पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियस सिंपल सा होगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी, ये 3 चीजें हैं। इन तीनों पे अमाउंट्स दे रखी है, एट पार कर रखा है। 100 रुपए का डिबेंचर है और हम लोगों ने 100 रुपए ही मंगवाए हुए हैं। तो 2000 डिबेंचर्स थे, 9% डिबेंचर्स के ऊपर रेट था। इसको हम लोग कूपन इंटरेस्ट भी कहते हैं या कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी है। प्लीज यहाँ पर हेडिंग्स डाल लिया करो जब भी जर्नल एंट्रीज करते हो। पर्टिकुलर्स मेरे से मे भी कई बार मिस हो जाए, बट आप लोग ध्यान रखना है इस चीज का। डेबिट रुपीज और यहाँ पर क्रेडिट रुपीज। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, अभी आप लोग पीछे से सीख कर आए हो, नहीं तो आप लोगों को शेयर्स वाले चैप्टर के थ्रू भी पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अरे सबसे पहले एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर, तो हम ये एंट्री कर लेते हैं। नीचे नरेशन आ जाएगी, नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो हमारे पास यहाँ पर 2000 डिबेंचर्स थे, 2000 डिबेंचर्स थे यहाँ पर, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर था। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आएगी दैट विल बी 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पर आ गए कंपनी के पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पैसे को ठिकाने लगाना है। सर ठिकाने क्या लगाना है, लाश है क्या? नहीं, लाश नहीं है ये, बट इसको ठिकाने कैसे लगाना है, इसको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ जहां पे ये बिलोंग करता है वहां पर डाल देना चाहिए। अभी ये कहां पर है, अभी ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में है, बट ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करो, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको बंद करके यहां से पैसा उठाओ और परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में डाल दो। ये है तो डिबेंचर ही ना अल्टीमेटली। तो हम लोग इसको सेकेंड एंट्री करते हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट एंट्री थी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, जितना बेसिक हो सकता है मैं हर तरीके का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ पर ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, आई डोंट नो, बट हम जितने क्वेश्चन हो सकता है उतने करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। बट ये चैप्टर छोटा है, ट्रस्ट में, ये चैप्टर छोटा है, इसके अंदर कम चीज़ें हैं करने को, और ये स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, 9% डिबेंचर्स था, तो हम यहाँ पर टू 9% डिबेंचर्स लिख देंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपए हम यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई अल्टीमेटली देखो होना तो यही चाहिए था ना। अगर वैसे मैं डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इधर डेबिट हो रहा है, अगर मैं इनको काट दूं तो एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। बट ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सर फिर खोला क्यों जाता है, वही शेयर्स की तरह।
कई बार डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में ज़्यादा या कम पैसा आ जाता है, तो ज़्यादा या कम पैसे को एडजस्ट कर लेते हैं हम यहीं पर ही, फिर उसके बाद हम अल्टीमेटली ट्रांसफर करते हैं इसको डिबेंचर्स अकाउंट में। तो इसीलिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट खोल देते हैं। अज्यूम करो यहीं पर अगर हमारे पास 2000 की जगह 2500 सब्सक्रिप्शन आ जाती और हम सीधा डिबेंचर्स अकाउंट में डाल देते तो दिक्कत होती ना, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता। तो बेटर है पहले डिबेंचर एप्लीकेशन में सारी एडजस्टमेंट कर लो, वहां से एक फाइनल बैलेंस निकालो और उसको परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में डाल दो। तो इधर भी आप लोग नरेशन लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब हम लोग अपनी थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री में क्या है हमारे पास, अलॉटमेंट को अब हम लोग ड्यू कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। अब आप लोग जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको आइडिया भी लगता रहेगा डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता कितना है। तो आपको जनरली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ये दिखेगा 7 से 12% के बीच में फ्लक्चुएट होता होगा, किसी में 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। यदि आपको इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो सीख रहे हो उसको लाइफ में भी अपनाना। तो यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमने 25 रुपये मंगाए थे अलॉटमेंट पे भी, तो टू, अच्छा मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, 25 रुपये थी एप्लीकेशन मनी, यहाँ पर हमारी मिस्टेक, माय बैड, माय मिस्टेक। ये अमाउंट्स हमारी चेंज हो जाएंगी इधर। चलिए चलिए देख लेते हैं, 2000 इंटू 25 तो यानी कि 50,000 रुपये। 100 रुपये का तो टोटल अमाउंट था, 50,000 आ जाएगा। यहाँ पे प्लीज़ करेक्शन कर लेना। आई नो आधे बच्चे बोलना चाह रहे होंगे कि सर आपने गलत लिखा है, मेरे तक आवाज़ आ गई आप लोगों की। चलो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 25। अलॉटमेंट पे भी हम लोगों ने 25 रुपये मंगाए थे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50,000 और इधर भी हमारे पास हो जाएगा 50,000, 50,000 और 50,000। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग अपनी फोर्थ एंट्री करेंगे। यहाँ पर फोर्थ एंट्री में हमें क्या करना है, फोर्थ एंट्री में हमें इस पैसे को रिसीव करना है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, जो अब हमने ड्यू करा था, हमने अलॉटमेंट को ड्यू करा था, अब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कितना अमाउंट, वही ऊपर वाली एंट्री से चुरा लेंगे, 50,000 और 50,000, 50,000 एंड 50,000। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं और क्या करेंगे, अब कॉल मनी को ड्यू करेंगे। तो कॉल मनी ड्यू करने के लिए क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स कॉल मनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स कॉल मनी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज कर लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही यूज कर लेते हैं कॉल मनी की जगह। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कितनी अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लोगों ने 50 रुपये मंगवाए हैं, इधर अब हम लोगों ने 50 रुपीज़ मंगवाए हैं, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से एंट्री कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई, या 2000 मल्टीप्लाइड बाई 50 लिख लो जैसे पहले लिख रहे थे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये हमारे पास यहाँ पर अब आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए। अब क्या करोगे, अब इसको ठिकाने लगाओगे। सर अगेन ठिकाने लगाओगे, कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, कोई बात नहीं, हमें यही करना है यहाँ पर। तो अब हम लोग इसको ठिकाने क्या लगाएंगे, हम इसका पैसा रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, ये हमारे पास 1 लाख रुपए अब रिसीव हो गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल भी नहीं आएगा एग्जाम में, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हमारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 नीचे से ही शुरू होते हैं और अल्टीमेटली जो एग्जाम है वो ऊपर से कहीं ना कहीं से बनता है, नीचे वाले सिंपल बेसिक क्वेश्चंस में से नहीं बनाया जाता एग्जाम। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है समझ में आया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैं कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा। तो ये रहा हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मोहित लिमिटेड इशूड
2009% डिबेंचर्स। देखो फिर डिबेंचर्स पे रेट जो है 9% ऑफ ₹100 ईच। ये जो 100 होती है ना, इस 100 को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। क्या आप लोगों को पता है? शेयर्स की भी हमारे पास फेस वैल्यू होती थी। इशू प्राइस अलग होता है। इशू कितने पे किया जा रहा है उसको हम लोग इशू प्राइस कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे कैसे मंगवा रहे हैं, शेयर्स वाले चैप्टर की तरह हम लोग क्वेश्चन को अपने लिए इजी कर लेंगे, अपने लिए आसान करके नोट कर लेंगे। जैसे कहता है क्या नोट कर लेंगे, एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 20 रुपये। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 20 रुपये, और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे 30-30 मंगवा रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल 30, सेकंड कॉल पे 30 रुपीज़। प्लीज़ ऐसे बना लिया करो, शेयर्स वाले चैप्टर में भी सिखाया था। यदि ये नहीं बनाओगे तो बहुत कंफ्यूज रहोगे। अब हमने इशू कितने करे थे यहाँ पर, शेयर्स इशू करे थे हमने 2000 शेयर्स। अब हमारे पास रिसीव कितनी हुई एप्लीकेशंस, हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई यहाँ पर वो 2400 डिबेंचर्स की आई। अच्छा मैं शेयर्स कह रहा हूँ, डिबेंचर्स की बात हो रही है, आई एम सो सॉरी। अब यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। ठीक है भाई, 1800 वालों को पूरे 1800 दे दिए। दैट मीन्स इधर जो 1800 थे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिसीव्ड, और यहाँ पर इशूड। 1800 वालों को हमने पूरे 1800 शेयर्स दे, डिबेंचर्स दे दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है यहाँ पर फुल इन फुल एप्लीकेशंस फॉर 400 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 200 डिबेंचर। 400 वालों को हम लोगों ने 200 दिए। तो यानी कि ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ बोला जाता है प्रो राटा। करके आयो आप लोग शेयर्स में, और सॉरी शेयर्स में ही करके आयो। शेयर्स डिबेंचर्स इतना कंफ्यूजिंग होता है, दोनों चैप्टर आप साथ साथ करते हो, कई बार शेयर्स निकलेगा मुंह से, कई बार डिबेंचर्स निकलेगा। एंड कहता है एप्लीकेशन फॉर 200 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो हमने 200 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, इनको हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। तो अब इधर हम लोग टोटल्स भी करके नीचे दिखा देंगे कि भाई हमारे को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो 2400 हुई थी, और हमने यहाँ पर अलॉटमेंट कैसे करी, जितने हमारे पास डिबेंचर्स थे 2000। तो ये हमारे लिए आसान बना देता है क्वेश्चन को। अब हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। और प्लीज़ हेडिंग्स डाल लेना, जर्नल और पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट्स का प्लीज़ ध्यान रखना, हमने इशू करे थे 2000, बट हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं यहाँ पर कितनी, 2400। तो हम लोग ये वाली एंट्री तो 2400 के हिसाब से ही करेंगे। तो 2400 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन की अमाउंट, एप्लीकेशन की अमाउंट हमने यहाँ लिखी है 20, तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो जाता है 48,000। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 48,000। भाई अभी तो हमारे पास जो रिसीव हुए हैं वो तो 2400 के हिसाब से हुए हैं ना, तो हम 2400 के हिसाब से करेंगे जैसे शेयर्स में करते थे। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड एंट्री पर आते हैं। अब हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को ठिकाने लगाएंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर में डालेंगे, कितना है 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। और जो एक्सेस आया, एक्सेस पैसा आया, उसको हमें आगे एडजस्ट भी करना है, और जो और फालतू आया जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया उनका हम यहाँ पर रिजेक्शन भी करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर प्लीज समझना, यहाँ पर हमारे पास पैसा था 2400 के हिसाब से, 2400 इंटू 20 विच इज 48,000। फिर हमारे पास यहाँ पर 9% डिबेंचर में कितना पैसा जाना चाहिए भाई, यहाँ तो लिमिट है, यहाँ तो हम लोग कितना डाल सकते हैं, सिर्फ 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट मीन्स 40,000। परसेंटेज डिबेंचर में तो इतना ही डाल सकते हैं ना, क्योंकि जो ये 2000 है, 2000 के हिसाब से अमाउंट ले सकते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ डिबेंचर होल्डर्स को हमने क्या करा, प्रोराटा अलॉटमेंट करी। तो यानी कि इनके पैसे जो हैं 400 के आए हुए हैं, लेकिन हमने इनको 200 दिए हैं, तो इनके पैसे आगे एडजस्ट हो जाएंगे। जब हम इनके पैसे आगे एडजस्ट करेंगे, आगे जो अगली कॉल है दैट इज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट पे चला जाएगा इन्होंने जितना पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इन्होंने हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पैसा दिया हुआ है, हमारे पेन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो 200 डिबेंचर्स पे दिया है 20 रुपये, तो दैट इज़ 4000। तो ये 4000 रुपीज़ हमारे पास आगे चले जाएंगे। फिर हम लोग उन लोगों को पैसा लौटा देंगे हमने जिनको बिल्कुल भी कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया। दैट मीन्स हमारी जो ये वाली कैटेगरी है, यहाँ पर 200 डिबेंचर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने इनको निल दिया, तो यहाँ पर इनके पैसे लौटा दिए जाएं।
जब इनके पैसे लौटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 20 अगेन। तो यहाँ पर भी हम लोग 4000 लिख देंगे और ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नीचे आप लोग यहाँ पर नरेशन लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब हम लोग अपनी थर्ड एंट्री करते हैं और थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ से क्वेश्चन आसान है, अब आगे कुछ भी नहीं है, अब सीधा सीधा ड्यू करो रिसीव करो, ड्यू करो रिसीव करो। तो मैं एक अलॉटमेंट की एंट्री करवा देता हूँ, इसके बाद आप लोग फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री खुद कर लेना। 9% डिबेंचर्स, तो ये हमने ड्यू कर दिया। यहाँ पर ड्यू कितने से करेंगे, अब तो 2000 डिबेंचर्स हैं और साथ में जितने की हमारे पास अलॉटमेंट मनी थी, अलॉटमेंट मनी 20 रुपये थी, तो यहाँ पर 40,000 और 40,000, 40,000 और 40,000 लिख दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर नीचे नरेशन आ जाएगी। फिर हम लोग अब अपनी फोर्थ एंट्री करेंगे यहाँ पर, और फोर्थ एंट्री में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट। कोई भी यहाँ पर डिफॉल्टर नहीं है, किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि पैसा नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा आ रहा है टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, यहाँ पर नीचे आप लोग नरेशन लिखोगे और 40,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। अब शेयर्स की तरह ही जैसे आप लोगों ने ये दो सेट ऑफ एंट्रीज करी ना, एक एंट्री आपने ये वाली करी ड्यू वाली और फिर रिसीव वाली, सेम एंट्रीज अब नीचे फर्स्ट कॉल के लिए होंगी 30 रुपीज़ के हिसाब से, सेम एंट्री फाइनल कॉल के लिए होंगी 30 रुपीज़ के हिसाब से। यही दो सेट ऑफ एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी दोबारा। तो यहाँ पर हम अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिख देंगे, जहाँ पे फर्स्ट कॉल है, जहाँ फाइनल कॉल है वहाँ पे हम लोग फाइनल कॉल वर्ड यूज़ कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे अलॉटमेंट की जगह इधर भी हम लोग फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल वर्ड यूज़ कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्विस्ट क्या था, यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा मेरे को प्रो राटा के बारे में बताना था कि डिबेंचर्स में भी प्रो राटा होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। हम लोग नए नए क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर। इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, रिडीमेबल वाली कंडीशंस भी देखेंगे। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। कई बार हम लोग वेंडर्स को भी पे करते हैं, जैसे हम शेयर्स इशू करते थे वेंडर्स को, सामान खरीदा, पैसे नहीं थे हमारे पास, हमने पैसों की जगह क्या दे दिया, वहाँ पर पैसों की जगह हमने शेयर्स दे दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग डिबेंचर्स दे देंगे पैसों की जगह। सो विल सी ऑल दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द अपकमिंग लेक्चर। सारा का सारा एक लेक्चर में थोड़ी ना करोगे। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।